सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी लोग बेहतरीन होंगे और उम्दा तरीके से अपनी प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के समक्ष इस वीडियो में सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस से यूपी बोर्ड क्लास 12th के अंतर्गत बोर्ड एग्जाम्स में 2022 से लेकर 25 तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी को बहुत अच्छे से आप लोगों के समक्ष एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो साथियों, ये आपका ग्रामर का सेकंड वीडियो लेक्चर है जिसमें हम 2022 से 25 तक के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले नरेशन को हमने कंप्लीट कर लिया है। आप चाहो तो चैनल की प्लेलिस्ट से उसे तैयार कर सकते हैं। तो आइए बिना समय वेस्ट किए हुए इस टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंसेज को डिस्कस करेंगे और ये हमने टाइप कर रखे हैं ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर से। जैसे देख सकते हैं 2024 और इसका पेपर कोड है 316 DX। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस में मैं बताना चाहूँगा साथियों, आपको टोटल 8 नियम आपको पढ़ने होते हैं जिन्हें डिटेल से मैंने पढ़ा रखा है, लेकिन हमें आपको क्वेश्चन बन जाए उस तरीके से बताऊँगा। तो सिंपल सेंटेंस में केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक ही फाइनाइट वर्ब। इसको आपको ध्यान रखना है। फाइनाइट वर्ब आप जानते हैं जो टेंस और सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार बदल जाती है, वो फाइनाइट वर्ब कहलाती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है, मिसेज गीता सोल्ड हर बिग हाउस, यानी कि श्रीमती गीता ने अपने बड़े घर को बेचा। सी गॉट 20 lakhs फॉर इट, उसने इसके लिए 20 लाख रुपए प्राप्त किए। तो साथियों, जब भी प्राइस की बात करें, कीमत की बात करें, तो वहाँ आपका फॉर प्रपोजिशन रहेगा सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए, और इसे आपको बस केवल उस प्राइस से पहले लिख देना है, आपका सिंपल सेंटेंस बन के तैयार हो जाएगा। अब आपको ये पहले पूरा सेंटेंस लिख लेना है। इसमें से सब्जेक्ट और ये सोल्ड फाइनाइट वर्ब, इसका ऑब्जेक्ट हर बिग हाउस। तो लिख दें आप पहले पूरा, मिसेज गीता सोल्ड हर बिग हाउस। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। इसमें एक ही फाइनाइट वर्ब है, वो है हमारे पास में सोल्ड, है ना। अब हमें करना क्या है, प्रपोजिशन का प्रयोग करना है नाउन से पहले। तो आप ये प्रपोजिशन ले लें आप फॉर, और ये यहाँ हिंदी मीन्स देगा के बदले में। जब भी कीमत से पहले लगाओगे तो के बदले में। अब कीमत लिख दो, कीमत क्या है, तो आप कहोगे सर 20 lakhs। बस यही काम करना है आपको जब भी आपको उसमें कीमत की बात की जाए, तो पहचान लोगे। अब इसमें पैसे की तो बात की गई है, कितनी कीमत है 20 lakhs। तो इसके लिए आपको केवल फॉर को निकाल के उस कीमत के बाद लिख देना है, और पहले सेंटेंस से सब्जेक्ट, फाइनाइट वर्ब, ऑब्जेक्ट जो भी चीज़ें दी हैं उन्हें आप एज इट इज लिख दोगे। उसके तुरंत बाद आपको फॉर प्रपोजिशन निकालना है, और उसके बाद वह कीमत मेंशन कर देनी है जो आपको दी गई है। पहला कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर लाइक और शेयर नहीं करना चाहते हैं तो एक बार कमेंट करके अवश्य बता दें। ठीक है भाई, एक सेंटेंस मैं दे रहा हूँ और मुझे बताओ इसका आंसर। आई बॉट अ पेन, मैंने एक पेन खरीदा। आई बॉट अ पेन, मैंने एक पेन खरीदा, फुल स्टॉप। आई पेड 5 रुपीज फॉर इट। आई पेड 5 रुपीज फॉर इट। इसका सिंपल आप मुझे बता दो कैसे बनेगा। तो आप कहेंगे इट इज़ वेरी सिंपल हमारे लिए। क्यों? क्योंकि इसमें कीमत की बात की गई है सर। हमें सीधा लिख देना है आई बॉट अ पेन फॉर 5 रुपीज, मैंने 5 रुपये के बदले में एक पेन खरीदा। बना लोगे ना, आई बॉट अ पेन, और केवल क्या लिख देना है फिर आपको, फॉर, और उसके बाद कीमत लिख देंगे हम 5 रुपीज। बाकी की कुछ भी हमें उस सेंटेंस से लिखने की आवश्यकता नहीं है। बताओ, मारो थम्स अप फेंक के, है ना। अगला सेंटेंस देखिएगा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये सिंपल के लिए। ही गेव देम हिज एडवाइस, उसने उन्हें अपनी सलाह दी। ही हेल्प देम लिबरली, उसने उनकी उदारता पूर्वक मदद भी की। तो साथियों, जब एक ही व्यक्ति दो कार्यों को करे तो वहाँ भी आपको प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है जीरंड से पहले। तो आप कैसे कहोगे हिंदी में, उन्हें अपनी सलाह देने के अतिरिक्त उसने उनकी उदारता पूर्वक मदद भी की। जब कोई व्यक्ति दो कार्य करे तो वहाँ प्रीपोजिशन बिसाइड्स का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आप हटा देंगे, तो आप लिखेंगे बिसाइड्स। अब इसका जीरंड फॉर्म बनाना है तो फर्स्ट फॉर्म गिव होती है,
और जीरन के लिए आईएनजी लगाना होगा। जब आईएनजी लगाओगे तो ई को हटा दोगे, है ना, गिव में से, तो गिविंग। अब लिख दो जो कुछ इसमें दिया है, तो आपको दिया है देम, है ना, हिज एडवाइस, कॉमा लगा देंगे और दूसरे सेंटेंस को एज इट एज आप लिख देंगे जैसा दिया है, ही हेल्प्ड देम लिबरली। ये हो गया आपका, ठीक है भाई। और ये सेंटेंस एज इट एज आपको देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। तो इसका हिंदी मीन्स क्या है आप कहोगे तो आप कहेंगे उन्हें अपनी सलाह देने के अतिरिक्त उसने उनकी उदारतापूर्वक मदद भी की। आई होप अच्छे से आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। जैसे कोई टीचर के लिए आपको कहना है, जैसे मैं एक सेंटेंस और आपको दे रहा हूँ, यानी कि ही मेड मी अ प्रॉमिस, ही मेड मी अ प्रॉमिस, उसने मुझसे एक वायदा किया, फुल स्टॉप, ही केप्ट इट आल्सो, उसने इसे पूरा भी किया, है ना। तो देखें आल्सो जब भी आए तो आप समझ जाना कि बिसाइड्स का ही प्रयोग करना है, लेकिन नहीं भी दे तब भी आपको ध्यान रखना है। देखो प्रॉमिस की स्पेलिंग में क्या हो गया है ना, चलो यहाँ मैं काट देता हूँ, ये रहेगा, है ना, ध्यान नहीं दे पाया मैंने, PROMIS। तो आप क्या कहोगे, यानी कि मुझसे एक वायदा करने के अतिरिक्त तो उसने इसे पूरा भी किया। तो बिसाइड्स मेकिंग मी अ प्रॉमिस कॉमा ही केप्ट इट, बिसाइड्स के साथ आल्सो नहीं लिखोगे, बना लोगे ना, बना के दिखाओ मुझे कमेंट में। बिसाइड्स मेकिंग मी अ प्रॉमिस कॉमा ही केप्ट इट, प्रॉमिस की स्पेलिंग थोड़ा सा लिखने में गलत हो गई थी, ध्यान रखेंगे, PROMIS, ठीक है भैया। आगे देखिए, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनेगा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से। द सन रोज, सूर्य उदित हुआ, द बॉयज वेंट टू स्कूल, यानी लड़के स्कूल को गए। पहले सेंटेंस से आपको रीजन के बारे में पता चला है और दूसरे से रिजल्ट का। पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट अलग है और दूसरे का भी अलग है। तो आप सभी जानते हैं हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का। कारण क्या है, सूर्य का उदित होना, रिजल्ट क्या है, लड़कों का विद्यालय जाना। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के एक्टिव वॉइस को आप लगाओगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे आप द सन, उसके बाद आपको लिखना होगा हैविंग, द सन हैविंग, और थर्ड फॉर्म लिख देंगे तो हो जाएगी राइजन, द सन हैविंग राइजन, कॉमा लगाओगे और आगे लिख देंगे द बॉयज, पूरा लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वेंट टू स्कूल, पूरा लिख दो। वेंट यहाँ फाइनाइट वर्ब है, यानी कि सूर्य निकलने के बाद लड़के स्कूल को गए, ठीक है। 2024 में पूछा है आपसे, यहाँ से लगातार क्वेश्चन पूछता है और भी आप ढेर सारे क्वेश्चन देखोगे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से। जैसे मैंने एक और सेंटेंस आपके सामने लिखा, द टीचर एंटर्ड द क्लास, द टीचर एंटर्ड द क्लास, द स्टूडेंट्स स्टूड अप, द स्टूडेंट्स स्टूड अप। आप इसमें देखो ध्यान से, दोनों सेंटेंसेज के सब्जेक्ट अलग अलग हैं और रीजन क्या है, अध्यापक का क्लास के अंदर प्रवेश करना, रिजल्ट क्या है, छात्रों के खड़ा होना। तो क्या कहोगे, द टीचर हैविंग एंटर्ड द क्लास कॉमा द स्टूडेंट्स स्टूड अप, बना लोगे ना, ठीक। आगे देखिए, ही एडमिटेड हिज एरर, उसने अपनी गलती को स्वीकार किया, ही एक्सप्रेस्ड हिज रिग्रेट, उसने अपने पछतावे को व्यक्त किया। साथियों दोनों सेंटेंसेज के सब्जेक्ट एक हैं और एक के बाद दूसरा कार्य हो रहा है, तो आप प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनाओगे। किससे बनाओगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल से। एडमिट का सिनोनिम्स आपसे पूछा जा सकता है, तो बताओगे जरा क्या लिखोगे एडमिट, तो आप कहोगे सर एक्सेप्ट लिख सकते हैं, लिख लें, ये वोकैब भी काम आएगी। कन्फेस लिख सकते हैं, है ना, एक्नॉलेज आप लिख सकते हैं, कंसेंट ये अभी पूछा भी गया रिसेंटली आपसे। तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है, जब दोनों कार्य एक के बाद एक होता चला जाए तो वहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखेंगे और प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनाओगे तो शुरुआत में ही आपको V1 + ING लिख देना है। तो ही को आप हटा देंगे, आपको लिखना होगा एडमिटिंग, क्या लिखोगे, एडमिटिंग, फिर लिख दोगे हिज एरर, अपनी गलती स्वीकार करते हुए, कॉमा ही एक्सप्रेस्ड हिज रिग्रेट, ठीक है, यानी अपनी गलती स्वीकार करते हुए उसने अपने रिग्रेट पछतावे को व्यक्त किया। या फिर चाहें तो आप बाई का प्रयोग भी कर सकते थे, बाई एडमिटिंग हिज एरर कॉमा ही एक्सप्रेस्ड हिज रिग्रेट। कोई दिक्कत तो नहीं भाई किसी को।
प्रेजेंट पार्टिसिपल आपने खूब पढ़ा हुआ है, जैसे एक के बाद दूसरा काम होता है। आई सॉ अ लॉयन, मैंने एक लॉयन देखा। आई रैन अवे, मैं भाग गया, है ना। आई रैन अवे, मैं भाग गया। तो दोनों के काम जो हैं एक के बाद एक दूसरा चल रहा है, तो क्या कहोगे, एक लॉयन को देखते हुए मैं भाग गया, सीइंग अ लॉयन कॉमा आई रैन अवे। ठीक है भाई, इसी प्रकार से बनाते चले जाएंगे आप। आगे देखो, यू मस्ट वर्क हार्ड, आपको अवश्य ही कठिन परिश्रम करना चाहिए, और यू विल नॉट सक्सीड, अन्यथा आप सफल नहीं होंगे। तो साथियों, सिंपल जब भी बनाया जाए ऐसे का, तो आप इन्फिनेटिव से बनाएंगे। कंडीशन क्या याद रखनी है आपको, और दिया है या फिर अदरवाइज, और या अदरवाइज, ये कंजंक्शन आपको दिए हैं। और अगले क्लॉज में आपको सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में विल, नॉट आपको दिया है। तो जब भी सिंपल बनाएं आप, क्या बनाएं, सिंपल, तो इन सभी चीज़ों को आप हटा दें। जो वर्ब दी गई है उससे पहले केवल टू लगा दें, सिंपल सेंटेंस आपका बनके तैयार हो जाएगा। आप कहेंगे सर हमारी समझ में नहीं आया। अगर आपको और दिया है या अदरवाइज दिया है, और उसके बाद जो सब्जेक्ट दिया है और विल नॉट दिया है, ये सारी चीज़ें आपको हटा देनी है। जो वर्ब दी गई है केवल उससे पहले टू लगा दें, बन के तैयार हो जाएगा आपका क्या, सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग इन्फिनेटिव। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, आपको अवश्य ही कठिन परिश्रम करना चाहिए, या अन्यथा, यहाँ अन्यथा सेंस देगा, और अन्यथा आप सफल नहीं होंगे। तो आप क्या कहोगे, आपको सफल होने के लिए जब पर्पज बताया जाए और हिंदी मीन्स निकले ना के लिए, नी के लिए या ने के लिए, तो आप समझ जाना वहाँ पर्पज शो किया गया है, और पर्पज के लिए हम 2+B1 का प्रयोग करते हैं। किसका, 2+B1 का। यानी कि आपको सफल होने के लिए अवश्य ही कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो जोड़ देंगे आप कहोगे बिल्कुल आसान है, यू मस्ट वर्क हार्ड, यू मस्ट वर्क हार्ड। अब ये हमें हटा देना है, तो हमारे पास टू बचेगा, और हम लिख देंगे सक्सीड। ठीक है, ये बन गया सिंपल, टू सक्सीड। इतना ही तो जोड़ा आपने, एज लिख देना है, कोई दिक्कत आएगी आपको नहीं। ठीक है, आगे देखिए, द एनमी सरेंडर्ड, यानी कि जो एनमी था उसने आत्मसमर्पण कर दिया। द बैटल वॉज वॉन, और युद्ध जीत लिया गया। तो यहाँ आप ध्यान से देखें, वही कंडीशन है आपकी किसकी, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की। दोनों सेंटेंसेज के सब्जेक्ट अलग अलग हैं। पहले से रीजन पता चल रहा है कि शत्रु ने आत्मसमर्पण किया, जिसका रिजल्ट क्या है, युद्ध जीत लिया गया। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में अभी आपने पढ़ा, सबसे पहले हम लिखेंगे पहला सब्जेक्ट द एनमी, उसके बाद एक्टिव वॉइस है तो हम लिख देंगे हैविंग। थर्ड फॉर्म पहले से ईडी लगा है तो ये रेगुलर है, और थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म दोनों एक ही होती हैं, तो यहाँ थर्ड फॉर्म भी यही हो जाएगा, सरेंडर्ड। ठीक है भाई, कॉमा लगा के फिर एजिटाई लिख देंगे आप, द बैटल वॉज वॉन। है कि नहीं आसान, बताओ। द एनमी हैविंग सरेंडर्ड, यानी कि शत्रु के आत्मसमर्पण करने के बाद, कॉमा द बैटल वॉज वॉन, युद्ध जीत लिया गया। ठीक है भाई, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका सिंपल से। एक और, हिज ब्रदर डाइड, उसके भाई की मृत्यु हो गई। ही हर्ड द न्यूज, उसने खबर सुनी। ही फेंटेड, वह मूर्छित हो गया। तो साथियों, जब तीन सेपरेट सेंटेंस से दिए जाएं और दूसरे सेंटेंस में हर्ड के साथ में न्यूज दिया जाए, तो आप प्रेजेंट पार्टिसिपल से भी बना सकते हैं, और बाय यूजिंग अ प्रीपोजिशन बिफोर जीरंड, यानी कि एक प्रीपोजिशन का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो मैं प्रपोजिशन से बताऊंगा, ऐसी कंडीशन है तो सबसे पहले आप ऑन लगा दें। क्या लगा दें साथियों, ऑन। यहाँ से सब्जेक्ट आप हटा दें सेकंड सेंटेंस से, जो हर्ड दिया है उसे आप जीरंड फॉर्म में ले आएँ, तो ये हो जाएगा आपका हियरिंग। ठीक है, उसके बाद में जो न्यूज शब्द दिया है उसे एज इट इज लिख दें, द न्यूज। ठीक है भाई, उसके बाद अपनी तरफ से आपको एक प्रीपोजिशन लगाना है ऑफ। ये सेंटेंस आपका फिनिश हो गया। तो सबसे पहले अपनी तरफ से आपने प्रपोजिशन ऑन लगाया, उसके बाद हर्ड को जीरंड फॉर्म में लेके गए तो हियरिंग होगा। उसके बाद आपने लिख दिया द न्यूज, उसके बाद आपको अपनी तरफ से प्रपोजिशन लगाना है ऑफ। अब यहाँ से पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट लिख लेना है, तो यहाँ दिया है आपको हिज ब्रदर। क्या दिया है, हिज ब्रदर। अब ये भी नाउन है तो इस पर आपको करना क्या होगा, एपेस्ट्रॉफी एस लगानी होगी, है ना, हिज ब्रदर्स, ये हो जाएगा। अब डाइड नामक जो नाउन है, सॉरी वर्ब है, इसका नाउन बनाना होगा तो डेथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेथ। ठीक है भाई, फिर लगा देना है आपको कॉमा। इतनी सी बात क्लियर है। सबसे पहले प्रीपोजिशन ऑन लगाना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर्ड को जीरंड फॉर्म में लेके आई तो हियरिंग होगा। उसके बाद आपने एज इट इज लिख दिया द न्यूज को, अपनी तरफ से प्रपोजिशन लगाना है आपको क्या, ऑफ।
सब्जेक्ट यहाँ से लेना है आपको पहले सेंटेंस से, तो आपने लिख दिया हिज ब्रदर, ठीक है। अगर यहाँ ही होता तो हम केवल हिज लिख देते, फिर एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते। सी होता तो हर लगा देते, फिर एपोस्ट्रोफी एस नहीं देता। अब यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव के साथ नाउन है तो वो आपने लिखा, उसी पे आपको लगाना होगा एपोस्ट्रोफी एस। यहाँ जो वर्ब दी गई है इसका नाउन फॉर्म लिखना है तो आपने लिख दिया डेथ। अब कॉमा लगा दिया, अब जो बचा उसे एज इट इज आप लिख दें तो ही फेंटेड। ये बन गया आपका सिंपल सेंटेंस। इसमें फेंटेड ही एक फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। यानी कि अपने भाई की मृत्यु की खबर सुनने पर वह मूर्छित हो गया। आप चाहो तो ऑन को भी हटा के लिख सकते हैं, बट ऑन से ज़्यादा सही चला जाएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है सब्जेक्ट डिफरेंट हो। तो यानी अपने भाई की मृत्यु की खबर सुनने पर वह मूर्छित हो गया। एक वर्ब और आपसे पूछी जाती है फेल्ड, है ना। इसे भी याद रखें, इसका नाउन फॉर्म हो जाएगा फेलियर। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, आप कहोगे सर फेलियर। तो एक काम करेंगे ना, मेरे लिए फेलियर का एंटोनिम्स लिख दो, ठीक है। एक इल पूछ लेता है तो इलनेस हो जाएगा उसका नाउन फॉर्म, ठीक है। आगे देखो, ये क्वेश्चन है, आप बना के दिखाओ अब मुझे। देखो ये दोबारा से रिपीट होके आ गया 2023 में, ये वाला बनाओ मेरे लिए। द किंग वॉज इल, राजा बीमार था। द पीपल हर्ड द न्यूज, देखो सेम कंडीशन है कि नहीं, लोगों ने खबर सुनी एंड वेंट टू द पैलेस, और वे महल को गए। तो आप कैसे बना सकते हैं, आप कहोगे सर अब तो हमें बनाना आ ही गया है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से पीपल को अभी हटा लेंगे। हर्ड है तो उससे पहले हम ऑन लगा देंगे, और हर्ड का क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर हियरिंग, ठीक है। उसके बाद हम लिख देंगे द न्यूज। इतने में हमें बिल्कुल भी समस्या नहीं है। उसके बाद आपने कहा सर प्रपोजिशन लगाना है अपनी तरफ से ऑफ। अब पहले सब्जेक्ट की तरफ आ जाएंगे तो हमारा है नाउन द किंग, द किंग। अब नाउन है तो नाउन पे आपको एपोस्ट्रोफी एस लगाना होगा। अगर सी होता तो हर लिख देते केवल, और ही होता तो हिज लिख देते, लेकिन नाउन है तो उस पर आपको एपोस्ट्रोफी एस लगाना होगा। अब देखो इल का नाउन फॉर्म आप सभी लोग जानते हैं, इलनेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इलनेस। और कॉमा लगा के अब आपको सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट कौन है आपका, द प्यूपल। यहाँ से लिख देंगे द प्यूपल, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, है ना, द प्यूपल। अब फाइनाइट वर्ब आपको लेनी है तो ये तो आपका खत्म ही हो गया, तो क्या बची, आप कहोगे सर वेंट टू द पैलेस लिख देना। ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ द किंग्स इलनेस, कॉमा द प्यूपल वेंट टू द पैलेस। राजा के बीमार होने की खबर सुनने पर लोग महल को गए। क्लियर है भाई, ठीक। ये वाला सेंटेंस आप मुझे बनाकर दिखाओ, ठीक है। अभी बताया मैंने, तो क्या कह दोगे, बिसाइड्स गिविंग देम हिज एडवाइस, सॉरी हिज नहीं है, बिसाइड्स गिविंग देम एडवाइस, कॉमा ही हेल्प देम लिबरली, ठीक है, लिबरली। आगे देखिएगा, एक और क्वेश्चन देख लो, हार्ड से रिपीट होना है यहाँ से क्वेश्चन आपका। हर हस्बैंड डाइड, उसके पति की मृत्यु हो गई। सी हर्ड द न्यूज, उसने खबर सुनी। सी फेंटेड, वह मूर्छित हो गई, है ना। तो बिल्कुल पहले जैसा ही है, आराम से आप बना दोगे। तो आप कहोगे सर सबसे पहले हमें लिखना होगा ऑन, हर्ड को जीरन फॉर्म में लाएंगे तो हियरिंग, आगे हम लिख देंगे द न्यूज। क्या लिख देंगे, द न्यूज। यहाँ तक कोई समस्या हमें नहीं है। उसके बाद अपनी तरफ से प्रीपोजिशन लगाना है ऑफ। ये सेंटेंस खत्म होगा, यहाँ आ जाएंगे हम, तो हम लिख देंगे हर हस्बैंड, हस्बैंड, ठीक है, एपोस्ट्रोफी एस। नाउन फॉर्म बनाएंगे तो डेथ हो जाएगा, अभी पढ़ा पीछे हमने, फॉर्म लगा के हम लिख देंगे शी फेंटेड, ठीक है भाई। अपने पति की मृत्यु की खबर सुनने पर वह मूर्छित हो गई, ठीक है। आगे देखिए, यू मस्ट वर्क हार्ड, आपको अवश्य कठिन परिश्रम करना चाहिए। यू विल नॉट सक्सीड, आप सफल नहीं होंगे। तो पहली वाली कंडीशन नहीं है, देखें बस उसने क्या किया, यहाँ से और हटा दिया है ना। तो मैंने क्या कहा, जब आपको यू विल नॉट दे दे, सी विल नॉट दे दे, तो आपको कुछ नहीं करना, ये सारी चीज़ें हटा देनी है। बस जो वर्ब दी गई है उससे पहले प्रपोजिशन टू लगा देना है, सिंपल बन जाएगा। यू मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड, आपको सफल होने के लिए अवश्य कठिन परिश्रम करना चाहिए, क्योंकि पर्पज के लिए हम 2+B1 पढ़ते हैं, तो आराम से बना लोगे। पीछे स्ट्रक्चर मैंने बताई दिया है। आगे, आई विल फिनिश द वर्क इन टाइम, मैं समय के अंदर कार्य पूरा करूँगा। आई एम श्योर, मैं आश्वस्त हूँ। तो साथियों जब आपको श्योर दे दे, है ना, सर्टेन दे दे, कोई भी एडजेक्टिव है, तो उसे आप एज अ एडवर्ब का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। तो आप क्या कहोगे, मैं समय के अंदर निश्चित रूप से इस कार्य को पूरा कर दूंगा। और एडजेक्टिव के अंत में आपने पढ़ा है कि एल वाई लगने से एडवर्ब बन जाता है। अगर हम किसी कॉमन नाउन में एल वाई लगाएं तो वो नाउन बनता है। जैसे कॉस्ट है, नाउन ही तो है, एल वाई लगाओगे तो एडजेक्टिव बन जाएगा कॉस्टली।
ठीक है। जैसे मैन से मैनली आपने बनाया, स्कॉलर से स्कॉलरली आपने बनाया, ठीक है। तो ऐसे ही ऐसे सिंपल बनाओगे तो जहाँ मॉडल्स दिए उसी के बगल में हमें लिख देना है। तो कैसे लिखोगे आप, तो आप कहेंगे सर सबसे पहले मैं लिखूंगा आई, फिर लिख देंगे बिल, श्योर को ले लो बस इसमें से एडवर्ब फॉर्म में, तो हो जाएगा श्योरली, श्योरली। आगे पूरा लिख दें फिनिश, फिनिश द वर्क, द वर्क इन टाइम, ठीक है भाई, टाइम, वर्क इन टाइम। तो आई विल फिनिश, सॉरी आई विल श्योरली फिनिश द वर्क इन टाइम, ठीक है, मैं समय के अंदर ही सुनिश्चित रूप से कार्य को समाप्त कर दूंगा। ये ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एक और सेंटेंस लिखा, ही प्लेड क्रिकेट, ही प्लेड क्रिकेट, उसने क्रिकेट खेली, ही प्लेड हैप्पीली, ही प्लेड हैप्पीली, उसने प्रसन्नतापूर्वक खेली। तो इसका सिंपल क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ये तो सब कॉमन ही है, हम इसे हटा देंगे, बस हैप्पीली को लिख देंगे लास्ट में। इसका आंसर कमेंट कर दो आप, ही प्लेड क्रिकेट हैप्पीली, प्रसन्नतापूर्वक। ये एक फिक्स क्वेश्चन है आपको, यहाँ एडवर्बियल फ्रेज बनानी होती है। यही सेंटेंस देगा एज इट इज आपको, इट वॉज बी डन, या इट मस्ट होगा यहाँ, ठीक है, इट मस्ट बी डन, इट मस्ट बी डन, इसे अवश्य किया जाना चाहिए। द कॉस्ट डज नॉट काउंट, और कीमत गिनी ना जाए। तो आपका एडवर्बियल फ्रेज होता है एट एनी कॉस्ट, क्या होता है, एट एनी कॉस्ट, यहाँ बॉज नहीं है, ठीक है, ये गलत टाइप हो गया है, मस्ट है यहाँ। तो आप लिखोगे इट मस्ट बी, इट मस्ट बी डन, ये पूरा लिख देना है आपको पहला सेंटेंस। इसमें फाइनाइट वर्ब हो गई। अब इससे आपको एडवर्बियल फ्रेज बना लेनी है एट एनी कॉस्ट, कैसे भी याद कर लेना इसे, ये ऐसा ही रहेगा, ठीक है भाई। इट मस्ट बी डन एट एनी कॉस्ट, इसे किसी भी कीमत पर अवश्य ही किया जाना चाहिए। आगे देखो, ये आ गया आपका नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से। द बैटल वॉज ओवर, यानी कि जो बैटल है वो ओवर हो गया। द एनिमी विथड्रू, और जो शत्रु थे वो पीछे हट गए। रीजन क्या है, युद्ध का पूरा होना। रिजल्ट क्या है, एनिमी का पीछे हटना, ठीक है भाई। तो आप लोगों को यहाँ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की तरफ जाना है। जब वॉज के बाद में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो तो वॉज वर्ब बी वर्ब होती हैं, क्योंकि नी में से निकला है एज एम आर और वॉज वर्ब, तो आपको बीइंग कर देना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे द बैटल, द बैटल बीइंग, द बैटल बीइंग, द बैटल बीइंग ओवर। उसके बाद कॉमा लगाएंगे और लिख देंगे द एनिमी, द एनिमी विथड्रू। विथड्रू का मतलब होता है रिट्रीट, यानी कि पीछे हटना। क्या होता है, पीछे हटना, ठीक है भैया। द बैटल बीइंग ओवर, यानी कि युद्ध ओवर होते हुए द एनिमी विथड्रू, यानी शत्रु पीछे हट गए, ठीक है। यहाँ से एक करेक्ट करने के लिए सेंटेंस आपको देगा, बीइंग दे देगा आपको, उसके बाद कुछ भी दे सकता है, बीइंग अ हॉलीडे, बीइंग अ कोल्ड डे, ठीक है, कुछ भी आपको दे। और आगे बी डिड नॉट गो टू स्कूल, ठीक है, आपसे कहेगा करेक्ट करो। तो ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट ही है। जब करेक्ट करें तो सबसे पहले आप इट लगा दें, ठीक है भैया, पेपर ने लगातार पूछा हुआ है, बीइंग लिख दें, और जो दिया है आपको एज इट इज लिखते हुए चले जाएं, हॉलीडे, ठीक है। अब देखो कॉमा लगाना है, फिर सब्जेक्ट आप लिख देंगे जो भी दिया है, बी डिड नॉट गो टू स्कूल, ठीक है भाई। ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का ही है, क्योंकि रीजन बता रहा है। रीजन क्या है, आप कहोगे सर अवकाश होना, और परिणाम क्या है, हम लोगों का विद्यालय ना जाना। आपको लगेगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो कोई एरर नहीं है, एरर यही बनेगा, आपको इट को याद रखना है, दिन मौसम महीना देगा वो आपको। ये थे आपके कुछ सिंपल 2025 के रह गए, उन्हें अभी नीचे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये आता है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, ही इज पुअर, वह गरीब है, ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, वह बेईमान नहीं है। तो साथियों 2024 डीबी क्वेश्चन पेपर में ये आपसे पूछा गया है। तो आप सभी लोग जानते हैं, जहाँ हमें कॉन्ट्रास्ट बताया जाए, क्या बताया जाए, कॉन्ट्रास्ट, तो हम वहाँ कॉन्ट्रास्ट के अंतर्गत आने वाले कंजंक्शंस को यूज करते हैं। और कॉम्प्लेक्स में कॉन्ट्रास्ट बताने वाला एक कंजंक्शन है, आपने पढ़ा होगा, ऑल दो या फिर दो, ऑल दो या फिर दो। और इसके अंदर पहले सेंटेंस को लिख देंगे, फिर कॉमा या येट का प्रयोग करेंगे, और फिर दूसरे क्लॉज को आप लिख देंगे। ये बन जाता है आपका क्या, सबऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज, और ये बन जाता है अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब कॉन्ट्रास्ट क्या है, वह गरीब है, गरीब है तो क्या होना चाहिए, बेईमान, लेकिन वो क्या है, ईमानदार है। तो आप क्या कहोगे, इसका निकलेगा ऑल दो, है ना, भले ही, क्या निकलेगा इसका सेंस, ऑल दो,
ALTHOUGH लिख लेना सही से, है ना, ऑल्दो या फिर दो, THOUGH, ठीक है। इसका मतलब निकलेगा भले ही और फिर भी। तो आप कैसे कहोगे, भले ही वह गरीब है फिर भी वह बेईमान नहीं है। अब यहाँ से आपको नॉट और डिस को हटा के ऑनेस्ट भी दे सकता है, ही इज ऑनेस्ट, ध्यान रखोगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप कहेंगे सर हम लिखेंगे ऑल्दो, ऑल्दो, और आगे लिख देंगे ही इज पुअर, ही इज पुअर। आगे आप लिख देंगे यट ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, ठीक है भाई, ये हो गया। अब आपको ऐसे दे सकता है, सी इज रिच, सी इज नॉट हैप्पी। अब देखो कॉन्ट्रास्ट है, पैसे वाली है तो क्या ना होना चाहिए, उसे क्या होना चाहिए, खुश होना चाहिए, लेकिन वो खुश नहीं है। शी इज रिच, वह धनी है। सी इज नॉट हैप्पी, सी इज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं है। अब कंजूस भी दे सकता है आपको, ठीक है, डिसऑनेस्ट भी दे सकता है, सी इज रिच, सी इज नॉट ऑनेस्ट, है ना, ऐसे भी तो दे सकता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि ऐसा कॉन्ट्रास्ट बताया जाए तो ऑल्दो के साथ में कॉमा या येट का प्रयोग करेंगे। तो बताओ इसका कंपाउंड कॉम्प्लेक्स क्या होगा, कंपाउंड नहीं, कंपाउंड आगे बताऊंगा इसका, है ना। दिस इज द प्लेस, यह वही स्थान है, वेयर आई वॉज अटैक्ड बाई द रॉबर्स, जहाँ मेरे ऊपर डाकुओं के द्वारा आक्रमण किया गया था। वैसे लुटेरो होता है ना, रॉबर्स माने। तो साथियों स्थान की बात करें तो आपको कुछ नहीं करना है, वेयर का प्रयोग कर देंगे। तो पहले सीधा लिख दें आप, यही प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा, दिस इज द प्लेस, दिस इज द प्लेस, यह वही स्थान है। अब जहाँ, तो जहाँ के लिए आपने क्या पढ़ा हुआ है, आप कहोगे सर वेयर, वेयर। अब इसे हटा देंगे, आप पूरा लिख दो, आई वॉज अटैक्ड। तो स्थान बताने के लिए आप वेयर का प्रयोग करेंगे, आई वॉज अटैक्ड बाई द रोबर्स। दिस इज द प्लेस, यह वही स्थान है, वेयर, जहाँ आई वॉज अटैक्ड बाई द रोबर्स, जहाँ मेरे ऊपर लुटेरों का आक्रमण हुआ था। देखो ये आ गया आपका सेंटेंस, है ना, 2024 में पूछा गया। बनाओ इसका आंसर क्या होगा। आइए आगे देखते हैं। ही इज सर्टेन, वह आश्वस्त है, ऑफ बीइंग एबल, सक्षम होने में, टू हेल्प, मदद करने में, हिज फ्रेंड, अपने मित्र की, वह अपने मित्र की मदद करने में सक्षम होने के लिए आश्वस्त है या निश्चित है। तो साथियों यहाँ ध्यान रखें, जब आपको सब्जेक्ट दिया जाए, उसके बाद उसकी लिंकिंग वर्ब हो, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो, उसके बाद ऑफ प्रपोजिशन आपको दिया है, और उसके बाद B1 प्लस ING, ऐसा स्ट्रक्चर हमें दिया है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है तो हमारे लिए आसान है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दें, लिंकिंग वर्ब लिख दें, ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिख दें, यहाँ तक कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे। उसके बाद जहाँ ऑफ दिया है उसके स्थान पर आप कनेक्टिंग वर्ड दैट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करोगे, दैट के। जो सब्जेक्ट दिया वही सब्जेक्ट आपको लिखना है, लेकिन देयर शुड बी इन द फॉर्म ऑफ प्रोनाउन। जैसे रवि यहाँ दिया है तो वहाँ आपको रवि के लिए ही लिखना है, रवि ही नहीं लिख देना है, ठीक है भैया। इतनी सी गुस्ताखी के लिए माफ़ी चाहूँगा। उसके बाद आपको अपने लिए एक मॉडल्स लिखनी है, बिल। क्या लिखोगे, बिल, ठीक है। उसके बाद में आपको ये पढ़ाई है आपने कि मॉडल्स के बाद में हमेशा बेस फॉर्म आता है, तो ING हटा देंगे, जो कुछ बचेगा वहाँ से आप B1 से लिख देंगे ING को हटाकर, और जैसे दिया है वैसे लिख दो, बन के तैयार हो जाएगा आपका क्या, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है भाई। करना क्या है, ऑफ के स्थान पर आपको दैट का प्रयोग करना है, जो सब्जेक्ट दिया है वही सब्जेक्ट लिखना है, लेकिन प्रोनाउन फॉर्म में। अपनी तरफ से आपको बिल लगाना है, ING हटाकर जो बचे वहीं से आप आगे जोड़ते हुए चले जाओगे। तो आप कैसे कहोगे, वह आश्वस्त है, वह आश्वस्त है कि वह अपने मित्र की मदद करेगा। तो आप लिख देंगे ही इज सर्टेन, ऑफ की जगह पर क्या लिख दोगे, दैट। अब सब्जेक्ट कौन है, आप कहोगे सर ही। अब आपको क्या लिखना है, बिल, ING हटा दो, क्या बचा, आप कहोगे सर बी, और लिख दो आगे एबल टू हेल्प हिज फ्रेंड। बन गया ना। यानी कि वह आश्वस्त है कि वह अपने मित्र की मदद करने में सक्षम होगा या समर्थ होगा, ठीक है। ये नीचे वाला भी बना के देखो, आई एम सर्टेन ऑफ गिविंग यू सेटिस्फैक्शन, मैं आपको संतुष्टि देने में आश्वस्त हूँ। देखो आई के साथ आप लिख देंगे एम, आगे हो जाएगा सर्टेन, ऑफ की जगह पर आप लिख देंगे दैट, ठीक है। आई का आई रहेगा, आई के साथ आप चाहो तो सेल लिख सकते हैं या बिल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने सेल लिख दिया है। अब B1 लिखना है, ING हटा देंगे तो गिव बचेगा हमारे पास में, और लिख दो पूरा यू सेटिस्फैक्शन। बन गया ये।
आई एम सर्टेन, मैं आश्वस्त हूँ, दैट कि आई शैल गिव यू सेटिस्फैक्शन, कि मैं आपको संतुष्टि दूंगा। क्लियर है? ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, कमेंट में आंसर दीजिएगा। सी इज श्योर, सी इज श्योर ऑफ गेटिंग गुड मार्क्स, ठीक है, इन द एग्जाम। बनाना जरा इसका क्या होगा, सी इज श्योर ऑफ गेटिंग गुड मार्क्स इन द एग्जाम, बना के भेज देना एक बार, है ना। आगे देखिए, अ वेरी हेल्दी मैन केम टू मी यस्टरडे, एक बहुत स्वस्थ व्यक्ति कल मेरे पास आया, ही वॉज ब्लाइंड, वह अंधा था। 2023 में पूछा गया है। तो देखिए साथियों, जब भी आपको किसी व्यक्ति के बारे में विशेषता बताई जाए, तो जैसे हम किसी नाउन की विशेषता बताते हैं उससे पहले एडजेक्टिव लगा देते हैं, है ना, तो वो बन जाता है सिंपल सेंटेंस। लेकिन आपको एडजेक्टिव क्लॉज बनाना है तो नाउन की विशेषता के पास में ही अगर सब्जेक्टिव केस चाहिए तो आप हु रिलेटिव प्रोनाउन को लिख देंगे, है ना। पर्सन के लिए, लिविंग के लिए, अगर नॉन लिविंग है तो उसके लिए आप विच का प्रयोग करेंगे, एनिमल्स के लिए भी विच का प्रयोग करोगे, बर्ड्स के लिए भी विच का प्रयोग करोगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस में आप हुम का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कैसे कहोगे, एक बहुत स्वस्थ व्यक्ति जो कल मेरे पास आ जा, जो के लिए ही आपने हु का प्रयोग करना है, जो कल मेरे पास आ जा वह अंधा था। तो आसानी से आप बना सकते हैं, किसके बारे में विशेषता बताई गई है, जैसे स्वस्थ व्यक्ति के, तो इसी के पास में आपको एडजेक्टिव क्लॉज बना देना है। तो अ वेरी हेल्दी मैन, ठीक है, हु, अब आपको यही लिखना है पहले क्लॉज, इस वाले को मत लिख देना, गलत हो जाएगा। हु केम टू मी यस्टरडे और कॉमा लगा के लिख दो वॉज ब्लाइंड, ठीक है। ये आपने हटा दी क्योंकि इसी के लिए आपने रिलेटिव प्रोनाउन हु का प्रयोग कर दिया। अब देखो, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले वह नाउन डेफिनेट हो जाता है तो आप आर्टिकल दा का भी प्रयोग कर सकते हैं एक ही जगह पर। यानी कि एक बहुत स्वस्थ व्यक्ति जो कल मेरे पास आ जा वॉज ब्लाइंड, अंधा था। ऐसे क्वेश्चन और भी हैं जिन्हें आप बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक और सेंटेंस आपको दूं, आई नो अ बॉय, मैं एक लड़के को जानता हूँ, फुल स्टॉप, ही इज इंटेलिजेंट, वह होशियार है। तो आप कैसे कहोगे, मैं उसी लड़के को जानता हूँ जो होशियार है। तो अब इस लड़के के बारे में बताई गई है तो आप लिखेंगे आई नो, ए को आप डेफिनेट आर्टिकल में ले जाएंगे, द बॉय, ठीक है, डेफिनेट हो गया इस वजह से। हु इज, क्योंकि सब्जेक्टिव केस है, इसे हटा दो, हु इज इंटेलिजेंट, ठीक है। तो ये होता है आपका हु, सब्जेक्टिव की तरह कार्य करता है, आपने पढ़ा होगा। आगे देखिए भाई, देखो और भी क्वेश्चन हैं इसी पे आधारित, ये देख सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, क्वेश्चन नंबर 8। माई मदर कीप्स हर ऑर्नामेंट्स इन अ सेफ, मेरी माँ एक तिजोरी में अपने आभूषणों को रखती है, दिस इज द सेफ, यह तिजोरी है, ठीक है भाई। तो ये तिजोरी के लिए कहा है, तो आप क्या कहोगे, यानी कि यह वही तिजोरी है जिसमें मेरी माँ अपने आभूषणों को रखती है, तो यह वही तिजोरी है। तो कैसे कहोगे आप, दिस इज द सेफ, ये क्लॉज आपने लिख दिया। अब देखो सेफ हम लिख चुके हैं तो इसे आवश्यकता नहीं है, अब ये नहीं तो ये रहे, हट जाएगा। अब इन बचता है आपके पास में, तो इन बिच, जिसमें, तो यही आप लिख देंगे इन बिच, जिसमें, अब पूरा लिख दो, माई मदर कीप्स हर ऑर्नामेंट्स, लिख देना ये, ठीक है। यानी कि यह वही तिजोरी है जिसमें, तो जिसमें नॉन लिविंग है सेफ, उसके लिए आपने बिच का प्रयोग करना है। अब मैं की आया है तो इसीलिए प्रीपोजिशन इन का प्रयोग भी आप कर दोगे। दिस इज द सेफ, यह वही तिजोरी है, इन बिच, जिसमें माई मदर कीप्स हर ऑर्नामेंट्स, यानी कि मेरी माँ अपने आभूषणों को रखती है। मैं नहीं बताऊंगा भाई, तुम आ जाओगे घर पे। आगे देखिए, सम पीपल डाई फॉर सम नोबल कॉज, कुछ लोग कुछ श्रेष्ठ कारणों के लिए मरते हैं, दे आर ऑनर्ड बाय एवरीवन, उनका हर किसी के द्वारा सम्मान किया जाता है। तो आप क्या कहोगे, यानी कि कुछ लोग जो श्रेष्ठ कारणों के लिए मरते हैं सभी के द्वारा सम्मानित किए जाते हैं, लिविंग है ना, तो इसीलिए सबसे पहले आप लिख देंगे पहले सेंटेंस की तरह ही, सम पीपल हु, जो, कुछ लोग जो, आगे लिख देंगे डाई फॉर सम नोबल कॉज, ठीक है। अब आपने हु लिख दिया है तो यहाँ से दे हटा देंगे, कॉमा लगा के लिख देंगे आर ऑनर्ड बाय एवरीवन, ऑनर्ड
बाय एवरीवन, ठीक है। सम पीपल यानी कुछ लोग, हु डाई फॉर जो मरते हैं, सम नोबल कॉज कुछ श्रेष्ठ कारणों के लिए, आर ऑनर्ड बाय एवरीवन उनका हर किसी के द्वारा सम्मान किया जाता है। क्लियर है भैया? आगे देखिए, द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व, प्रश्न हल करने के लिए हद से ज़्यादा कठिन है। तो साथियों, जब ऐसा क्लॉज आपको देखने को मिले जहाँ एडवर्ब टू हो और इधर को भी प्रीपोजिशन टू हो, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए टू की जगह पर लिखना होगा सो। पहले इतना लिखो आप, द क्वेश्चन वॉज, और टू की जगह पर आप लिख देंगे शो, ठीक है। और आगे आप एडजेक्टिव लिख देंगे डिफिकल्ट। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रश्न इतना कठिन था। अब यहाँ आपको एक कनेक्टिंग वर्ड लगाना होगा अपनी तरफ से, दैट, ठीक है। अब ये जो सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट लिखना है, तो इसके लिए प्रोनाउन केस आप यूज कर देंगे इट। टेंस पास्ट में है तो आपको यूज करना होगा कोड। अब उसके बाद में आपको नोट का प्रयोग करना है। अब ये पैसे में बनेगा क्योंकि ये अपने आप कोई कार्य नहीं कर सकता है, तो बी, और सॉल्व की थर्ड फॉर्म लिख दो सॉल्व। इस तरीके से बन जाएगा। यानी कि प्रश्न इतना कठिन था कि इसे हल नहीं किया जा सका। अगर आप इट नहीं चाहते हैं, एक्टिव वॉइस में ही बनाना चाहते हैं, तो आप लिख सकते हैं दैट वन कुड नॉट सॉल्व इट, दैट वन कुड नॉट सॉल्व इट। यानी कि प्रश्न इतना कठिन था कि कोई भी इसे हल ना कर सका, ठीक है। लेकिन पैसे भी ज़्यादा बेहतर है नॉन लिविंग इस वजह से। आगे देखिए, वेयर आर यू गोइंग, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ तुम कहाँ जा रहे हो। तो बिल्कुल आसान है, WH वर्ड दिया जाए तो उसी को कनेक्टिंग वर्ड के रूप में आप लिख देंगे। तो आप कहोगे मैं नहीं जानता हूँ, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ। वेयर कि कहाँ। अब आप असर्टिव सेंटेंस बना देंगे, सब्जेक्ट लिख दो यू, हेल्पिंग वर्ब लिख दो आर, गोइंग, और लगा दो फुल स्टॉप, ठीक है। ये बन गया, मैं नहीं जानता हूँ कि तुम कहाँ जा रहे हो। बन गया कि नहीं? जब भी WH वर्ड आए तो उसे ऐसे ही कनेक्टिंग वर्ड के रूप में लिख दें। अगला, बी ईट टू लिव, हम जीवित रहने के लिए खाते हैं। जब भी साथियों आपको 2+B1 दिया जाए तो आपका बनाने का तरीका होना चाहिए, सबसे पहले सब्जेक्ट फिर फाइनाइट वर्ब, ठीक है। जहाँ टू आए वहीं कनेक्टिंग वर्ड आप सो दैट का प्रयोग करेंगे, पर्पज बताएगा, ठीक है भाई। बी का बी लिखा, ईट का ईट लिखा, टू की जगह पर आपने लिख दिया सो दैट। अब ये जो सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट आपको लिखना है, तो आपने लिखा क्या, वी। अब ये वर्ब अगर आपको प्रेजेंट में दी है तो आप सो दैट के बाद मे का प्रयोग करेंगे। अगर पास्ट में होती तो आप माइट का प्रयोग कर देते। किसका प्रयोग कर देते? माइट का। अब क्या बच्चा, आप कहोगे सर बेस फॉर्म, तो बेस फॉर्म लिख दो लिव। वी ईट हम खाते हैं, सो दैट ताकि वी मे लिव हम जीवित रह सकें। तो जब टू आए तो आपको कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए कहे तो आप क्या कहोगे, सो दैट, और सो दैट के बाद में जो सब्जेक्ट हमें दिया है वो सब्जेक्ट, उसके बाद में प्रेजेंट में है तो मे, पास्ट में होता तो माइट, और टू को हटा देंगे, बेस फॉर्म लिख देंगे मे के बाद में, तो लिव हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे भी नहीं बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे वी ईट हम खाते हैं, बिकॉज क्योंकि, वी वॉन्ट टू लिव, ठीक है, क्योंकि हम जीवित रहना चाहते हैं। बिकॉज से भी बना सकते हैं। तो यानी कि टू जहाँ जाए वहाँ एक क्लॉज बना दें, बिकॉज, उसके बाद वही सब्जेक्ट जो दिया है, टेंस प्रेजेंट में है तो वॉन्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉन्ट्स, और पास्ट में है तो वॉन्टेड, और टू के बाद में ऐसे ही लिख दें आप, ठीक है। आइए और भी एग्जाम्पल्स हैं इसमें। व्हेन डज द ट्रेन अराइव, ट्रेन कब आती है। आई डू नॉट नो द टाइम, मैं समय नहीं जानता हूँ। देखो WH वर्ड आ गया ना, आपका काम हो गया। सबसे पहले आप लिखोगे आई डू नॉट नो द टाइम, मैं उस समय को नहीं जानता हूँ। आप चाहो तो टाइम को हटा भी सकते हैं, आई डू नॉट नो द टाइम, मैं उस समय को नहीं जानता हूँ। व्हेन की कब, ठीक है। अब असर्टिव बनाना है आपको, तो सब्जेक्ट लिख देंगे द ट्रेन। अब ये वर्ब आपको लिखनी है, डज हटे जाएगा, है ना, अराइव्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अराइव्स, क्योंकि डू डज और डिड को हटा देते हैं, असर्टिव सेंटेंस हो गया। मैं उस समय को नहीं जानता हूँ कि कब ट्रेन आती है। ट्रेन का नाउन फॉर्म होता है अराइव, है ना, अराइवल। क्या होता है, अराइवल। अराइवल का मुझे एंटोनिम्स और बता दो, क्या डिपार्चर हो जाएगा, देखें तो जरा। आगे देखो, ही वॉज सो टायर्ड, वह इतना थका हुआ था, ही कुड नॉट रन, वह दौड़ ना सका। कॉन्सेप्ट लिख दो, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका। अगर आपको पहले क्लॉज में वेरी दिया है या फिर सो दिया है, और दूसरे क्लॉज में आपको कुड नॉट या कैन नॉट दिया है, कैन नॉट या
कुड नॉट दिया है, जब भी आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है काम आसान है। वेरी की जगह पर या क्वाइट भी दे सकता है, आपको ये भी ध्यान रखना है, QUITE, ठीक है। तो इन सभी की जगह पर पहले से शो है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं अन्यथा वेरी और क्वाइट की जगह पर आपको शो लिख देना है, जहाँ फुल स्टॉप लगाए वहाँ आप दैट लिख देंगे, बन के तैयार हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या कहा सर, हमें समझ नहीं आया। अगर पहले क्लॉज में वेरी दिया है, शो दिया है या क्वाइट और साथ में आगे कैन नॉट या कुड नॉट दिया है, तो हमें वेरी और क्वाइट की जगह पर शो लिख देना है। अगर पहले से शो है तो शो ही रहेगा, जहाँ फुल स्टॉप लगा हुआ है उस फुल स्टॉप की जगह पर हमें दैट लगा देना है, बन के तैयार होगा हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो आप तो बना सकते हैं सर, बिल्कुल। यानी कि वह इतना थका हुआ था, जहाँ फुल स्टॉप की जगह पर लगा दो क्या, दैट, कि वह दौड़ ना सका, क्योंकि शो तो पहले से ही था तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, शो है और इधर को कुड नॉट है, ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं बनाना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते थे, ही कुड नॉट रन, वह दौड़ ना सका, बिकॉज, क्योंकि ही वॉज सो टायर्ड, वह इतना थका हुआ था, ठीक है। आगे देखिए, ही गेव अप ट्राइंग, उसने प्रयास करना छोड़ दिया, ही कुड नेवर गिव सेटिस्फैक्शन, वह कभी भी संतुष्टि ना दे सका। तो रीजन है, रीजन के लिए आपने बिकॉज पढ़ा है, उसने प्रयास करना छोड़ दिया क्योंकि वह कभी भी संतुष्टि ना दे सका, तो जहाँ फुल स्टॉप की जगह पे लिख दें बिकॉज, ठीक है, रीजन के लिए। यानी कि ही गेव अप ट्राइंग, उसने प्रयास करना छोड़ दिया, बिकॉज, क्योंकि ही कुड नेवर गिव सेटिस्फैक्शन, एच स्मॉल हो जाएगा इसमें, ही में, है ना। आगे देखिए, ओविंग टू हिज इलनेस, अपनी बीमारी के कारण ही कुड नॉट गो टू कॉलेज, वह कॉलेज ना जा सका। तो ओविंग हो गया, ड्यू टू हो गया, बिकॉज ऑफ हो गया, है ना, ऑन अकाउंट ऑफ हो गया। ये आपके कैसे कंजंक्शंस हैं, तो आप कहोगे सर रीजन बताने वाले, कैसे रीजन बताने वाले, तो इसे आप बाद में लिखोगे। सबसे पहले आप क्या कहोगे, वह कॉलेज ना जा सका क्योंकि वह बीमार था, तो पहले ये लिख दो आप पूरा, ही कुड नॉट गो टू कॉलेज, ही कुड नॉट गो टू कॉलेज, वह कॉलेज ना जा सका, वह कॉलेज ना जा सका, बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज, क्योंकि, ठीक है, ही वॉज इल, ही वॉज इल, वह बीमार था, ये बन गया आपका, ठीक है भाई। तो रीजन बताने के लिए बिकॉज का प्रयोग करना है, आपको ध्यान रखें। आगे देखिएगा, कंपाउंड सेंटेंस होते हैं आपके। तो पहला सेंटेंस है, डू नॉट बी अ बोरोवर, ना तो कर्जदार बनो, डू नॉट बी अ लेंडर, ना उधार देने वाले, है ना। जब भी दोनों सेंटेंस नेगेटिव हैं, दोनों में नॉट आया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है वहाँ हम नाइदर नॉर का प्रयोग कर देंगे। किसका प्रयोग कर देंगे, नाइदर नॉर। बस ये देखना है कि सेंटेंस से पहले लगाना है, कि वर्ब से पहले लगाना है, कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से पहले लगाना है, ये आपको देखना है, ठीक है। तो देखिए दोनों सेंटेंसेज आपके नेगेटिव हैं और इंपरेटिव सेंटेंस हैं। तो सबसे पहले आप लिखोगे नीदर या नाइदर, जो भी आप कहते हो, ठीक है भाई। अब देखो ये नेगेटिव ही है अपने आप में, क्योंकि आइदर का नेगेटिव नाइदर होता है, तो नॉट भी हट जाएगा और डू भी हट जाएगा। तो आप लिखोगे बी अ बोरोवर, बोरोवर, ठीक है। उसके बाद पेयर बन जाएगा आपका नॉट से। अब डू नॉट यहाँ से भी हट जाएगा, बी हमारे पास है तो फिर ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर चाहो तो लिख सकते हैं, ठीक है, बी अ लेंडर, क्योंकि दोनों अलग सेपरेट क्लॉज हैं। तो ना तो एक उधार लेने वाले बनूं, ना एक उधार देने वाले। आप चाहो तो बी को हटा सकते हैं। अब आप कहेंगे सर दूसरे तरीके से भी बन सकता है क्या, बिल्कुल। आप पूरा ऐसे लिख दें, डू नॉट बी अ बोरोवर, एक कर्जदार ना बने, आगे आप लिख दें नॉर। अब यहाँ इन्वर्जन हो जाएगा तो आप लिखेंगे नॉर बी अ लेंडर, ठीक है, इसमें नहीं बन पाएगा, नॉर बी अ लेंडर, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। बट ज़्यादा बेहतर है कि आप उसी से बनाएं, नाइदर बी अ बोरोवर नॉर अ लेंडर, ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ से क्वेश्चन लगातार बनाते रहें। माई फ्रेंड इज नॉट इंटेलिजेंट, मेरा भाई होशियार, माई फ्रेंड इज नॉट इंटेलिजेंट, मेरा मित्र होशियार नहीं है। माई फ्रेंड इज नॉट डिलीजेंट, मेरा मित्र परिश्रमी भी नहीं है। डिलीजेंट का आपसे सिनोनिम्स लगातार पूछा जा रहा है, बताओगे जरा। हार्ड वर्किंग हो जाएगा क्या, हार्ड वर्किंग, कठिन परिश्रमी, क्या बताओ। लेबोरियस हो जाएगा क्या, क्या इंडस्ट्रियस हो जाएगा, जी बिल्कुल हो जाएंगे, चारों वर्ड आपसे पूछे गए हैं। हार्ड वर्किंग हो गया, डिलीजेंट हो गया, लेबोरियस हो गया, है ना, इंडस्ट्रियस हो गया, पूछे गए हैं। दोनों सेंटेंस ही निगेटिव है, आपने देख लिया। अब इसमें अलग अलग क्या है, तो आप कहोगे सर माई फ्रेंड इज, बिल्कुल सेम लिखा हुआ है दोनों जगह पर, तो आपका एडजेक्टिव अलग है, तो आपको एडजेक्टिव को ही नाइदर नॉर से जोड़ना होगा। तो आप कहेंगे माई फ्रेंड इज, है ना, नाइदर, क्योंकि नॉट तो हट जाएगा नाइदर के आते ही, नाइदर इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, और आगे आप लिख देंगे नॉर डिलीजेंट, डिलीजेंट,
ये बन गया आपका। ठीक है, मेरा मित्र ना तो होशियार है और ना ही परिश्रमी, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं। माई फ्रेंड इज डिलीजेंट, मेरा मित्र परिश्रमी है। ही इज कनिंग, वह चतुर है। जब दोनों में उसके एक ही व्यक्ति के दो गुण बताए जाएं तो आप वहाँ एज वेल एज का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि मेरा मित्र माई फ्रेंड इज डिलीजेंट एज वेल एज कनिंग, यानी मेरा मित्र परिश्रमी के साथ साथ चतुर भी है। तो के साथ साथ के लिए एज वेल एज, तो माई फ्रेंड दो विशेषता बताई जाएं। माई फ्रेंड इज डिलीजेंट, डिलीजेंट, आगे आप लिख देंगे एज वेल एज कनिंग, ये हो गया आपका। ठीक है, तो एज वेल एज से जोड़ दें। ऐसे भी कह सकते हैं माई फ्रेंड इज नॉट ओनली डिलीजेंट बट आल्सो कनिंग। ठीक है, ऐसे भी आप बना सकते थे माई फ्रेंड इज नॉट ओनली, ना केवल, नॉट ओनली डिलीजेंट बट आल्सो कनिंग। ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। इसका मतलब निकलता है ना केवल बल्कि भी। अब सर आप सोच तो नहीं रहे कि सर एंड से जोड़ दें तो हम डिलीजेंट और कनिंग को, जो एक ही फाइनाइट वर्ब है, सिंपल हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, माई फ्रेंड इज डिलीजेंट एंड कनिंग, ये सिंपल हो जाएगा। पर ऐसे आप लिख सकते हैं माई फ्रेंड इज डिलीजेंट एंड ही इज कनिंग, तो फिर आपका हो जाएगा कंपाउंड, क्योंकि ये प्रिंसिपल क्लॉज और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज बन जाएगा। शीला मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड, शीला को सफल होने के लिए अवश्य ही कठिन परिश्रम करना चाहिए। ये तो कर चुकी है ना, गाना भी फेमस था आपका। तो यहाँ 2+B1 दिया है, पीछे याद करो सिंपल में और या अदरवाइज और सब्जेक्ट के साथ में विल नॉट, तो उसी का तो हमने ऐसा ही किया था। तो यहाँ 2 की जगह पर वैसा ही कर देना है, और या अदरवाइज लगाकर सब्जेक्ट के साथ में विल नॉट। तो आप लिख देंगे शीला, आगे कोई नहीं गाएगा भाई, मस्ट वर्क हार्ड, शीला मस्ट वर्क हार्ड, शीला को अवश्य कठिन परिश्रम करना चाहिए, अदरवाइज, है ना, अन्यथा, अदरवाइज, अन्यथा। अब यही सब्जेक्ट आपको लिखना है सी, फिर आप लिख दोगे विल, पीछे हमने यही तो पढ़ा था, फिर लिख देंगे नॉट और 2 हटा दें, बेस फॉर्म लिख दें सक्सीड। ठीक है, यानी शीला मस्ट वर्क हार्ड, शीला को अवश्य कठिन परिश्रम करना चाहिए, अदरवाइज, अन्यथा शी विल नॉट सक्सीड, वह सफल नहीं होगी। और सिंपल के लिए हमने क्या कहा था कि और अदरवाइज विल नॉट तक पूरा हटा देंगे, 2 लगा देंगे। अब वही सिंपल हो गया, और यही 2 हटाएंगे और कंपाउंड बनाएंगे तो अदरवाइज, और उसके बाद में सब्जेक्ट और विल नॉट लगा देंगे। ठीक है भाई, आगे देखिए भाई, द थीफ वॉज पनिश्ड, यानी कि चोर को पनिश किया गया। द थीफ वॉज फाइंड, और चोर को फाइंड, जुर्मानित भी किया गया। दो कार्य एक साथ किए गए हैं तो एज वेल एज से जोड़ दो। द थीफ वॉज पनिश्ड एज वेल एज, है ना, साथ ही साथ फाइंड, जुर्मानित भी किया गया। या द थीफ वॉज नॉट ओनली पनिश्ड बट आल्सो फाइंड, चोर को ना केवल पनिश किया गया बल्कि जुर्मानित भी किया गया। आगे, सी रिच, वह धनी है। सी इज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं है। कॉन्ट्रास्ट बताया गया है। कंपाउंड में कॉन्ट्रास्ट बताने के लिए आपने ऑल्दो के साथ में यट का प्रयोग किया था। कंपाउंड में आपके करना क्या है, जहाँ फुल स्टॉप लगाए उसी की जगह पर आप बट लिख दें, बस बन जाएगा, है ना। सी रिच, वह धनी है, बट लेकिन सी इज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं है। ठीक है भैया, आगे देखिए, 1-2 सेंटेंसेज और हैं। सी इज वेरी फैट, 25 की तरफ भी चलेंगे, है ना। सी इज वेरी फैट, यानी कि वह बहुत मोटी है। सी कैन नॉट रन फास्ट, वह तेज दौड़ नहीं सकती। कॉम्प्लेक्स बनाना है, पीछे क्या कहा सर कि वेरी हो तो वहाँ हम सो लिख देंगे, फुल स्टॉप की जगह पर हम दैट लिख देंगे, बन के तैयार हो जाएगा क्या, कॉम्प्लेक्स। सी इज सो फैट दैट सी कैन नॉट रन फास्ट, वह इतनी मोटी है कि वह तेज दौड़ नहीं सकती। अगर ऐसे नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, सी कैन नॉट रन फास्ट बिकॉज सी इज वेरी फैट। ये देखो कंपाउंड ही बनाना है। दो ही इज पुअर, भले ही वह गरीब है। ही इज हैप्पी, वह खुश है। तो कॉन्ट्रास्ट आपने दे दिया तो ऑल दो को हटा दो, कंपाउंड बनाने के लिए लिख दो ही इज पुअर, है ना। अब चाहो तो यहाँ बट लिख सकते हैं, या आप चाहो तो यट लिख सकते हैं, या आप चाहो तो स्टिल लिख सकते हैं, और ही इज हैप्पी, वह गरीब है लेकिन या फिर भी वह खुश है। तो ट्रांसफॉर्मेशन आगे देखेंगे, पहले 25 के क्वेश्चंस रह गए, उन्हें भी देखते हैं। तो देखिए ये 25 के क्वेश्चंस और हैं आपके, है ना। प्रिया वांटेड टू पास द एग्जामिनेशन, यानी कि
प्रिया परीक्षा को पास करना चाहती थी। सी वर्कड हार्ड फॉर दैट, और उसने इसके लिए कठिन परिश्रम किया। उद्देश्य क्या उसका? आप कहोगे सर परीक्षा पास करना, तो हमारा काम आसान हो गया। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो सी है प्रिया के लिए आ जाए तो यहीं से हम लिखेंगे प्रिया, ठीक है। फिर लिख देंगे हम वर्कड हार्ड, ठीक है, वर्कड हार्ड। अब साथियों करना क्या है आपको, देखो फॉर दैट किसके लिए आ जाए, एग्जामिनेशन के लिए, तो इसे आप हटा देंगे। प्राइस नहीं है, प्राइस होता तो हम फॉर के साथ में चिपका देते, है ना, सिंपल ही तो बनाना है। फिर आपको करना क्या है, 2+B1 से जोड़ देंगे, टू पास द एग्जामिनेशन, टू पास द एग्जाम, बन गया सिंपल आपका लो। यानी प्रिया ने परीक्षा पास करने के लिए कठिन परिश्रम किया। बहुत आसान है आप लोगों के लिए। अब आगे है महेश बॉट अ वॉच, महेश ने एक घड़ी खरीदी। द वॉच गिव्स करेक्ट टाइम, और वह जो घड़ी है सही समय बताती है। कॉम्प्लेक्स बताना है तो नॉन लिविंग के लिए बिच पड़ा है, यानी कि महेश ने वही घड़ी खरीदी जो सही समय बताती है। तो आप लिख देंगे महेश बॉट द वॉच, महेश बॉट द वॉच। आगे आप लिख देंगे बिच, क्योंकि नॉन लिविंग है वहाँ आपको आर्टिकल द इसलिए लगाया जाए क्योंकि ये डेफिनेट कर रहा है रिलेटिव प्रोनाउन। और आगे लिख देंगे आप बिच, अब वॉच को हटा देंगे क्योंकि ये सब्जेक्ट की तरह यहाँ बिच लिख दिया है आपने। गिव्स करेक्ट टाइम, ठीक है, करेक्ट टाइम, जो हो गया। महेश बॉट द वॉच, महेश ने वही घड़ी खरीदी। बिच गिव्स करेक्ट टाइम, जो सही समय बताती है। कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना। आगे देखिए द पेशेंट इज वेरी वीक, यानी कि मरीज बहुत कमज़ोर है। ही कैन नॉट वॉक अप स्टेयर्स, वह सीढ़ियों पर चढ़ नहीं सकता है। सिंपल बनाना है। तो साथियों जब पहले सेंटेंस में आपको वेरी दिया हो और दूसरे में कैन नॉट या कुड नॉट, तो वेरी की जगह पर आपको एडवर्ब टू लिख देना है। कैन नॉट कुड नॉट से पहले जितना भी दिया है वो हटा देना है, प्रपोजिशन टू लगा देना है, बन के तैयार हो जाएगा आपका क्या, सिंपल सेंटेंस। तो आप कैसे बनाओगे, तो आप कहेंगे द पेशेंट एज, वेरी की जगह पर आप लिख देंगे एडवर्ब टू, आगे लिख देंगे वीक, और फिर लिख देंगे आप टू, ये हटा देंगे, वॉक अप स्टेयर्स, है ना आसान। अगर इसी का आपको कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए देता तो आप क्या कहते, सर हम कहते कि वेरी की जगह पे सो लिख देते, फुल स्टॉप की जगह पे दैट, बन जाता क्या कॉम्प्लेक्स। तो बना के दिखा दो भाई, बताओ फटाफट से। तो आप कहेंगे सर वेरी की जगह पे सो लगा दो और फुल स्टॉप की जगह पे दैट, ये बन जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्लियर। आगे देखिए शीला डिड समथिंग, शीला ने कुछ किया। नो वन न्यू दैट, उसे कोई नहीं जानता। अरे शीला बड़ी फेवरेट है भाई इनकी एग्जामिनर्स की। तो साथियों जब भी समथिंग आ जाए तो इसे आप बाद वाले क्लॉज में ले जाएंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज में। पहले इस क्लॉज को आपको लिखना होगा, नो वन न्यू, कोई व्यक्ति नहीं जानता, नो वन न्यू, कोई व्यक्ति नहीं जानता। अब दैट वगैरह आप हटा देंगे, बॉट लगा देंगे, समथिंग आ जाने पर बॉट, ठीक है। बॉट जो कुछ शीला डिड, जो कुछ शीला ने किया। नो वन न्यू, कोई व्यक्ति नहीं जानता। बॉट जो कुछ शीला डिड, शीला ने किया। ये बन गया आपका क्या, सबऑर्डिनेट क्लॉज। आगे द मैंगो इज स्वीट, यानी कि जो मैंगो है वो मीठा है। दैट मैंगो इज स्वीट, या फिर वो मैंगो स्वीट है। ओनली वन ऑफ देम इज स्वीट, उनमें से कोई एक ही स्वीट है। कंपाउंड बनाना है तो जब भी आपको चॉइस दी जाए, चॉइस के लिए वन ऑफ आपने पढ़ा हुआ है, तो ऐसे में आप आइदर और का प्रयोग कर देंगे। किसका प्रयोग करेंगे, आइदर और। आप कहेंगे सर कैसे, आप यही तो कहोगे या तो यह आम मीठा है या फिर वह आम मीठा है, तो बना दो बस खाली आइदर। जब भी चॉइस हो, आइदर दिस मैंगो, either this mango is sweet or that mango is sweet, ये बन गया। तो जब भी हो तो इसी का प्रयोग करोगे, ठीक है। यानी कि मैंगो तो घर जाके खेंगो, ठीक है भैया, ऐसे बनाना है। वेयर इज ही गोइंग, वह कहाँ जा रहा है। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ। कॉम्प्लेक्स आसान है आपके लिए, सॉरी एक क्वेश्चन रह गया पहले ये। सम टीचर्स कमांड रेस्पेक्ट, कुछ लोग कमांड रेस्पेक्ट, यानी कि रेस्पेक्ट कमांड करते हैं, यानी कि उन्हें मिलती है। दे आर गुड, वे अच्छे होते हैं। तो आप क्या कहोगे, सम टीचर्स हु कमांड रेस्पेक्ट कॉमा आर गुड। तो सम टीचर्स हु कमांड रेस्पेक्ट कॉमा, और ये हटा देंगे आर गुड। आप ऐसे भी कह सकते हैं, यानी कि कुछ टीचर अच्छे होते हैं, नहीं, यानी कि कुछ टीचर सम्मान पाते हैं क्योंकि वे अच्छे होते हैं। बिकॉज से भी जोड़ सकते हैं, बिकॉज, ठीक है। एक सेंटेंस को एक से ज़्यादा तरीके से बनाया जा सकता है।
वेयर इज ही गोइंग, वह कहाँ जा रहा है, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ, तो पहले ये लिख दो आई डू नॉट नो। अब तो आसान हो गया ना WH वर्ड वाला, तो आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ। वेयर कि कहाँ, ही इज गोइंग, ही इज गोइंग कि वह कहाँ जा रहा है। बन गया। आगे देखो, ये तो बना दोगे आप। आई विल कंप्लीट इट इन टाइम, मैं इसे समय के अंदर समाप्त कर दूंगा या पूरा। आई एम श्योर, मैं आश्वस्त हूँ। एडवर्ब बना दो श्योर का श्योरली, तो आई विल श्योरली कंप्लीट इट इन टाइम, बस इतना लिख दो, ठीक है। एडवर्ब बन गया श्योर का श्योरली। ही वॉज सो टायर्ड, वह इतना थका हुआ था। ही कुड नॉट रन, वह तेज दौड़ ना सका। सिंपल बनाना है, तो यानी कि जहाँ टू दिया है एडवर्ब, सो दिया है एडवर्ब टू लगा दो, कुड नॉट वगैरह हटा दो, प्रपोजिशन टू लगा दो, बन जाएगा। बताया था अभी मैंने, वेरी दिया हो, सो दिया हो, इधर को कैन नॉट या कुड नॉट हो तो टू लगा दो। तो लिख दो ही वॉज टू टायर्ड, वह इतना थका हुआ था, टू रन, दौड़ने के लिए। ठीक है भाई, ये बात कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ। अगर वेरी दिया है ना, सो दिया है या क्वाइट दिया है, और भी एडवर्ब हैं, ओवर हो गई, पहले सेंटेंस में ये है और दूसरे सेंटेंस में क्या है, कुड नॉट या कैन नॉट। ठीक है, कैन नॉट या कुड नॉट ये हमें दिया है, तो आपको ध्यान रखना है इन सभी की जगह पर आप एडवर्ब टू लिख दोगे, और कुड नॉट से पहले सब्जेक्ट सहित जो भी दिया उसे हटा देंगे, प्रपोजिशन टू लिख देंगे, सिंपल बन जाएगा। कंपाउंड बनाना है तो काम आसान है, वेरी की जगह पर सो लिख दें, क्वाइट की जगह पर सो लिख दें, अगर सो लिखा है तो सो ही लिखा रहने दें, और फुल स्टॉप की जगह पर दैट लगा दें। ठीक है, 2-3 सेंटेंस और रह गए हैं, इन्हें भी देख लो। ये तो मैंने करवाई दिया आपको, है ना। द थीफ बॉय पनिश्ड, चोर को पनिश किया गया। द थीफ बॉयज फाइंड, और चोर को जुर्मानित किया गया। तो एज वेल एज को प्रयोग कर देंगे, यानी कि द थीफ बॉयज पनिश्ड एज वेल एज फाइंड। ठीक है, कंपाउंड हो जाएगा, अभी बताया मैंने। द एग्जामिनेशन विल बिगिन नेक्स्ट वीक, यानी कि जो परीक्षा है वो अगले सप्ताह प्रारंभ होगी। इट विल बी हेल्ड इन द एग्जामिनेशन हॉल, और ये एग्जामिनेशन हॉल में रखी जाएगी। तो देखो एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग कर दो, बस केवल ये हटा दें बाकी का चीज़, तो बन जाएगा ना। द एग्जामिनेशन विल बिगिन नेक्स्ट वीक इन द एग्जामिनेशन हॉल, एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके ये सिंपल बन जाएगा। ठीक है, इट क्यों हटा, क्योंकि एग्जामिनेशन के लिए आया था। और विल हेल्ड क्यों हटा, क्योंकि ये हमने लिख दिया बिगिन, शुरू करना। आगे देखिए, द ट्रेन रैन डाउन द इंक्लाइन, इंक्लाइन का मतलब होता है टिटल, यानी कि झुकाव, है ना। यानी कि जो ट्रेन है वो झुकाव पर दौड़ी। द ट्रेन अटेंड ग्रेट स्पीड, और जो ट्रेन थी उसने तेज रफ्तार पकड़ ली। सिंपल बनाना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल से आप देखें तो जैसे ये कार्य समाप्त नहीं हुआ तभी दूसरा कार्य प्रारंभ हो गया। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या करते हैं, सब्जेक्ट हटा देते हैं, ING लगाएंगे। ठीक है, RUNNING, रनिंग, और आगे क्या लिख देंगे, डाउन, रनिंग डाउन द इंक्लाइन। इंक्लाइन का कोई मतलब पूछे तो झुकाव होता है, कॉमा द ट्रेन, पूरा लिख दें, द ट्रेन अटेंड ग्रेट स्पीड। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे, आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड, मैंने अपने मित्र के लिए प्रतीक्षा की। आई वेटेड टिल हिज अराइवल, मैंने उसके आगमन तक प्रतीक्षा की। कॉम्प्लेक्स, जब भी आपको ऐसा सेंटेंस दिया जाए तो पहले क्लॉज को आप पूरा लिख दें। आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड, मैंने अपने मित्र की प्रतीक्षा की। अब आपको देखो टिल और हिज अराइवल दिया है, आई को आप लिख चुके हैं, वेट को लिख चुके हैं, तो इसे हटा दें आप। कंजंक्शन आप चाहो तो टिल रख सकते हैं, या अपनी तरफ से चाहो तो अनटिल का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग कर सकते हैं, अनटिल, दोनों में से कोई एक रखें। ये जो पॉजिटिव एडजेक्टिव दिया है उसे सब्जेक्टिव केस में ले जाएं तो हिज का ही होता है। ये जो वर्ब दिया उसे नाउन फॉर्म में, ये नाउन जो दिया है उसे वर्ब फॉर्म में लेकर आ जाएं, तो अराइव, है ना। अब ये देखिएगा, ये पास्ट में तो इसका भी पास्ट फॉर्म लिख देंगे आप, अराइव्ड। तो यानी आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड टिल या अनटिल ही अराइव्ड, मैंने अपने मित्र की प्रतीक्षा तब तक की तब तक वह आना गया। इसका सिंपल बनाना है, और मैं उम्मीद करता हूँ आप इसका आंसर मुझे कमेंट में सेंड कर देंगे। ही इज़ वेरी फैट, ही कैन नॉट रन, तो आपने पढ़ा है सर, वेरी की जगह पर हम टू लिख देंगे, और यहाँ से ये सारी चीज़ हटा देंगे, टू रन लिख देंगे। तो ही इज टू, है ना, फैट टू रन। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, अच्छे से रिवाइज करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।